अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स CS602 का लेक्चर नंबर 16, 17 एंड 18। सो इसके लेक्चर नंबर 15 तक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। होप्स हो कि आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा मैंने इसकी एक MCQs की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें जितने भी MCQs थे, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे, वो सारे मैंने आपको वहाँ पर गाइड किए हैं। अगर आपको वो फाइल चाहिए तो आप मुझसे वो फाइल भी ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके। तो उस फाइल को अगर आप कर लेते हैं तो आपके MCQs काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी MCQs की टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर, जिनमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 16, 3D कॉन्सेप्ट। सो इसमें ये जो कुछ चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये कहा है इन्होंने कि अब हम 3D कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ चुके हैं। तो अब इसमें जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने वर्चुअल रियलिटी की बात की है कि वो ग्लासेस जो थी वो हमारे पास TV लाइक स्क्रीन फॉर ईच आई के लिए वो अवेलेबल थी। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सिर्फ आपको वही बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डायमेंशनल जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी तो आपने याद रखना है कि 3 डायमेंशनल में विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है कि वो 3 डायमेंशनल में कौन सी 3 चीज़ें होती हैं। तो वो विड्थ, हाइट और डेप्थ होती है। और अगर 2 डायमेंशनल होता है तो फिर विड्थ और हाइट होती है, फिर उसमें डेप्थ इंक्लूड नहीं होती। ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमने बात की है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन MCQ हो सकता है कि कोई बन जाए यहाँ से। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मेजर ऑफ फ्रेम्स हैं, जिसमें हम रेफरेंस को मेजर करते हैं। सो यहाँ से जब हमारा टॉपिक ये वाला जो है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, 1D कोऑर्डिनेट, 2D और 3D। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और MCQs तो मस्ट आता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को देख लेते हैं। इसकी पहले जो टाइप है वो 1D है, यानी कि एक ही एक्सिस है इसके अंदर। तो इसके जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है सिंगल एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है। 1D की बात कर रहे हैं तो सिंगल एक्सिस है, ये आपने याद रखना है। लोकेशंस आर डिफाइंड बाय अ सिंगल कोऑर्डिनेट। सिंगल कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्योंकि ये 1D है, 1D में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है। उसके बाद 1D को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसको हम जो है वो पॉइंट्स को डिफाइन करने में यूज़ करते हैं, सेगमेंट को डिफाइन करने में, लाइन को और रेस को डिफाइन करने में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए 4 चीज़ों को डिफाइन करने में हम 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स का आ सकता है। तो ये इसी तरह ये बाकियों के भी हैं, तो आपने ये याद रखने। अब हम 2D की तरफ चलते हैं। 2D में हमारे पास अब 2 एक्सिस आ गए, X और Y। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसकी अब 2 एक्सिस के अराउंड हो जाएगा, और लोकेशन भी इसकी 2 एक्सिस डिफाइन करेंगे, X और Y। 1D में सिर्फ X था, अब इसमें Y भी इंक्लूड हो गए। अब ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ये पॉइंट्स को डिफाइन करता है, सेगमेंट को, लाइन को, रेस को, कर्व को, पॉलीगॉन्स को। तो ये आपने याद रखना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 2D को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसके ये पहले भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में भी, तो ये इसके चांसेस भी हैं कि ये फिर से आएगा। उसके बाद 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें अब Z को इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चुका है। अब इसमें ट्रिपल्स आ चुके हैं, XY के साथ हमने Z को ऐड कर दिया। इसको हम अब कहाँ डिफाइन करते हैं, तो ये क्यूब्स को डिफाइन करने में, कॉन्स को, स्फेयर्स को, वॉल्यूम इन स्पेस इन एडिशन टू ऑल 1 and 2 डायमेंशनल एंटिटीज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है मिड टर्म में। तो आप अगर कुछ सेलेक्टिव भी प्रिपरेशन करते हैं तभी आपका वो एक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड रूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का। इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ नोटेशन बताई है कि थंब का मतलब होता है पोज X है, इंडेक्स अप का जो होता है वो पोज Y है, और मिडल आउट का पोज Z है। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि मोस्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट एक्सिस ट्रेंड टू बी राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये भी आपको MCQs आता है। इसमें से भी एक MCQ ज़रूर आता है राइट और लेफ्ट हैंड का। और लेफ्ट हैंड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड को हम कैमराज में इस्तेमाल करते हैं, और जो मोस्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट एक्सिस है उसमें हम राइट हैंड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 MCQs भी बन सकते हैं, आपने याद रखने। उसके बाद राइट हैंड की बात की मैंने। राइट हैंड रूल आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि हम इसको होल्ड करें, हमने एक एक्सिस को ग्रैस्प किया हुआ है अपने हाथ में राइट हैंड से। तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो कर्ल हैं, और हमारा जो थंब है वो ओरिएंटेड अपवर्ड पोजीशन में है, जो हमारी पॉजिटिव पोजीशन है, आपने याद रखना है। ये MCQ से पूछा जा सकता है कि थंब जो है वो जिस डायरेक्शन को बताता है, पॉइंट करता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है, और जो कर्लिंग फिंगर्स होती हैं वो पॉजिटिव रोटेशन होती हैं अराउंड एक्सिस, उसको डिस्क्राइब करते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि रोटेशन को कर्लिंग फिंगर्स जो है वो बता रही होती हैं। सो राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब किस तरह किया गया है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें X जो है वो पॉइंट जो है वो राइट ऑफ द ओरिजिन है, और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो Y है वो अबव द ओरिजिन पॉजिटिव है, और बिलो द ओरिजिन वो नेगेटिव है।
जेड जो है हमारे पास जो है वो बियॉन्ड द ओरिजिन नेगेटिव है, और अगर बिहाइंड है तो वो पॉजिटिव है। तो ये बिल्कुल सेम बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस होती है तो ये वाली साइड आपको पता है कि पॉजिटिव होती है और ये साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। ओरिजिन की ये राइट साइड पे है तो पॉजिटिव है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे है तो वो नेगेटिव है। इस तरह से जब वाई की बात करते हैं तो आपको पता है कि वाई का ये जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है और जो बिलो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर ओरिजिन से वो अप है तो वो पॉजिटिव है, अगर ओरिजिन के बिलो है तो वो नेगेटिव है। इसी तरह से हमने यहाँ पे बीच में एक और को इन्वेंट किया है जो जेड है, और ये दरमियान में हमारे पास ओरिजिन होता है, ये इसको पॉइंट कर रही है। अब जेड जो है हमारे पास अगर तो यहाँ से है ऑपोजिट ऊपर की तरफ ही है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं नहीं यहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ से कि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन में देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन जेड यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। और जब उल्टी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बाकी तो नेगेटिव होते हैं लेकिन ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें से आ सकता है, आज भी चुका है वैसे। और यहाँ पर देखें इसमें लेफ्ट हैंड की डायग्राम और जेड एक्सिस में बस एक ही डिफरेंस है। अब यहाँ पर जेड पॉजिटिव हो गया है लेफ्ट हैंड में और जेड नीचे जाकर नेगेटिव हो गया है। इन दोनों के अंदर यही एक मेन डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। और उसी डिफरेंस को यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख दिया है, आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपने प्रिपेयर ज़रूर करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का आपसे पूछा जा सकता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप क्या है आपस में, यानी कि XYZ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपने बताना है। आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है और राइट हैंड में क्या हो रहा है, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इस डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में जेड यहाँ पर पॉजिटिव है और जेड यहाँ पर नेगेटिव है, जबकि अगर हम राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पर जेड नेगेटिव है और अपोजिट साइड पे पॉजिटिव है। यही सी बात को आपको ने लाइंस की फॉर्म में भी लिख दिया है, तो आपने ये अच्छे से कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेड अप वर्सेस वाई अप, ये देखें जेड अप टिपिकली डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं और वाई अप टिपिकली एनिमेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पास्ट में आ चुका है क्वेश्चन, अगर आप वकार सिद्धू की फाइल देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि जेड अप और वाई अप कैसे यूज़ होते हैं। तो जेड अप जो है वो डिज़ाइनर यूज़ करते हैं और वाई अप जो है वो एनिमेटर यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लेक्चर नंबर 16 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लेक्चर नंबर 16 आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं। लोकल कोऑर्डिनेट कैन बी डिफाइन विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेट, ये भी MCQs आ चुका है कि लोकल कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम उनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजिंग मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडलिंग। इसकी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है कि मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट और अ सीन सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ इमेज फॉर इट, ताकि उसकी हम इमेज बना सकें वो ऑब्जेक्ट को या किसी भी सीन को डिफाइन करता है। तो मॉडलिंग की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद पॉइंट 3 डायमेंशनल लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और वेक्टर्स के हैव डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स, ये भी आपने याद रखना है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद पॉलीगॉन की सीक्वेंस ऑफ करेक्टली कोप्लेनर पॉइंट्स होते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। प्रिमिटिव जो क्या होता है, फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ होती हैं विद अ गिवन डाटा स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव्स आर फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ विद इन अ गिवन डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ शेप्स भी दी हुई हैं आपको, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं ये। उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव जो है हमारे पास स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एंड पॉलीगॉन, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे भी हमारे पास जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेश के बारे में है। मेशेस प्रोवाइड अ मोर इकोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन देन अ मल्टीपल इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेता है और कंटिन्यूटी को शो करता है। तो इसके बारे में भी एक MCQs आ सकता है, बाकी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ये भी MCQs है कि मोर पॉलीगॉन व्हेन वेल यूज्ड यील्ड अ बेटर अप्रोक्सीमेशन, बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम जो है वो मोर पॉलीगॉन्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद यहाँ पर रेंडरिंग और टेसलेशन है और सैम्पलिंग है, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि रेंडरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अ 2 डायमेंशनल इमेज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल डाटा स्पेस, यानी कि हम 3 डायमेंशनल को इस्तेमाल करते हुए 2 डायमेंशनल की इमेज को जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास रेंडरिंग आ जाता है। उसके बाद टेसलेशन क्या है कि सब डिवीजन है एंटिटी और स्पेस का, जिसमें हमारा 2 और 1 और मोर नॉन ओवरलैपिंग जहाँ प्रिमिटिव्स क्रिएट होते हैं। जो ऊपर जो प्रिमिटिव देखे थे वो जो है वो नॉन ओवरलैपिंग थे, उसमें कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, बट फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन से आपने एज इट इज़ ये डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल्स, LODs की शॉर्ट फॉर्म अक्सर MCQs में आ जाती है कि टू इम्प्रूव रेंडरिंग एफिशिएंटली व्हेन डायनामिकली व्यूइंग अ सीन, मोर और लेस डिटेल्ड वर्जन ऑफ अ मॉडल कैन बी स्वैप्ड इन एंड आउट ऑफ द सीन डेटाबेस डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस। तो ये भी आपको याद रखना है कि लेवल ऑफ डिटेल क्या होता है,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने इस लेक्चर नंबर 16 के अंदर, ये तीनों आखिरी जो डेफिनेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 17 पे। लेक्चर नंबर 16 से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स भी आपको दी हुई हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। और लेक्चर नंबर 16 थोड़ा सा आगे भी है तो उसको देख लेते हैं। पॉलीगॉन कंसिस्टिंग ऑफ नॉन कोप्लेनर वर्टिसेस कैन बी कॉज अ प्रॉब्लम व्हेन रेंडरिंग। सो रेंडरिंग करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है विद क्वाड मेशेस और विद ट्रायंगल मेशेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें वर्टिसेस विद इन पॉलीगॉन होते हैं। ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में से नहीं आ सकते। और टेसलेशन के बारे में कैन बी अडेप्टेड टू द लोकल डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो डायग्राम्स और फिगर्स दी हैं आपको ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर मेटाबॉल्स को हम ब्लॉबली सरफेस भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बताया हमने लास्ट पे कि ये हम चीज़ें आगे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट होता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने Z एक्सिस को डाल दिया है और हमारे पास अब वो 3D बन चुका है क्योंकि एक और एक्सिस आ चुका है। तो पॉइंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड विद 3 नंबर्स X, Y और Z। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि X एक्सिस इंक्रीज गोइंग टू द राइट एंड Y एक्सिस इंक्रीज गोइंग अप एंड Z एक्सिस इंक्रीज गोइंग इनटू अ पेज स्क्रीन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं। लेक्चर नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर एक पैथागोरस फार्मूला इन्होंने यूज़ किया है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट हो सकता है, दो चीज़ों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि स्क्वायर रूट लिया है dx मल्टीप्लाइड बाई dx, यानी कि dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर, 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर करके तो उनको अंडर रूट कर दिया गया है। ये डिस्टेंस का फार्मूला काफ़ी कॉमन है मैथ में, हमने इसको बहुत दफ़ा देखा है। तो ये वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आपने इसको याद रखना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। और यहाँ पे इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दी है डिस्टेंस की कि यहाँ पर x1 था और फिर x2 था और फिर स्क्वायर रूट लिया। इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसको एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका जो है फॉर्मेशन याद होगी तो। उसके बाद यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या करते हैं कि x y z का सबसे पहले हम वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जो हमने पिछले अभी पढ़ा था डिस्टेंस में। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी लेंथ है उस पर डिवाइड करना होता है हमने। तो ये वाले फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं, यानी कि लेंथ हमारे पास जैसे अगर हमारे पास 3 है ना, जैसे x y z हमारे पास लेंथ ही होती है, जैसे कि हमारे पास 2 3 5 है। ठीक है, लेट्स सपोज 2 3 5 है तो फिर 2 हमारे पास x है, 3 हमारे पास y है और z हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की लेंथ हमारे पास 2 है तो हम यहाँ नीचे 2 लिख देंगे और y की 3 और फिर z की 5। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। उसके बाद लाइन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसको p1 प्लस k डिवाइड मल्टीप्लाई बाय p2 माइनस p1। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ये कुछ 3 फार्मूला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तीनों। इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड जो है वो आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने वेक्टर की एडिशन और ये कुछ चीज़ दी हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके फॉर्मूलास आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये 3 जो है इनने जो कंक्लूजन्स निकाली हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोस थीटा है तो कोस थीटा अगर जो बड़ा है और 0 छोटा है तो क्या होगा, तो अगर क्या होगा कि ग्रेटर देन, यहाँ पर हमने लिखा है कि कॉस थीटा अगर तो बड़ा है 0 से, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 270 डिग्री, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये काफ़ी एमसीक्यूज़ में आता है, या आपको जो है वो ये स्टेटमेंट दी होती है और आपसे फिर पूछा जाता है कि ये जो कोस थीटा बड़ा है इससे ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये वाले एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस होती हैं। फिर हमारे पास है कॉस थीटा जो है वो अगर छोटा होता है तो इफ़ द ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, और अगर इफ़ द थीटा इज़ 90 और 280 डिग्री और फिर उसके बाद 270 डिग्री और फिर वो कॉस थीटा इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने a मल्टीप्लाइड बाई b, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह वही एग्जाम्पल जो ऊपर है, यहाँ पे हमने थीटा इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ और फिर वही 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है और फिर 0 के बराबर है। वही तीनों चीज़ें यहाँ पर दोबारा से डिस्क्राइब हो गई हैं जो यहाँ पर ऊपर हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की दोबारा वही चीज़ें इंपॉर्टेंट आ चुकी हैं, ये हम पहले भी देख ली थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग द पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी टाइप्स हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग थी। ये सारी हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख ली हैं कि ट्रांसलेशन में हमारे पास लीनियर होती है, लीनियर मूवमेंट होती है। इसकी फॉर्मूले आपने याद रखने, सिंपल आपको 2 चीज़ें दी हुई होंगी, आपने उसको ऐड करना है तो आपके पास ट्रांसलेशन आ जाएगी। उसके बाद इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये वाला फार्मूला इसका आता है, तो आपने याद रखना है कि ये वाला फार्मूला इसका बनता है। आगे लेक्चर नंबर 18 इसी का कंटिन्यूस पार्ट है जिसमें रोटेशन की बात की गई है कि रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने पॉइंट को स्पेस में नॉन लीनियर मैनर में मूव करवाना है। यहाँ पर एक नई चीज़ नॉर्मलाइजेशन है।
नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने अपने पॉइंट्स को मूव करवाना है, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास इज़ दैट ओरिजिन लुकिंग डाउन जेड एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बाकी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, आपको कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं वो आपने याद रखने हैं। नीचे आपके पास हमारे पास रोटेशन के वही फार्मूलाज दोबारा से आ गए हैं कि एक्स हमारे पास एक्स की बार इक्वल टू एक्स है, वाई की बार वाई कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा है, और जेड की बार वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा है। ये हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर ऐसा होगा। अगर हम एक्स जेड की प्लेन की बात करते हैं तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि कौन सा फार्मूला कब चेंज हो रहा है। तो रोटेशन अगर एक्स वाई जेड प्लेन पे हो रही है तो फिर ये होगा फार्मूला, और अगर जेड एक्स जेड पे हो रही है तो फिर हमारे पास फार्मूला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई को हमने वाई के बराबर कर दिया, यहाँ पे जेड नहीं था तो जेड को एक्स के बराबर, एक्स को एक्स के बराबर कर दिया था। बस यही इसमें एक याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स को इस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह मैट्रिक्स बना के भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है हम मैट्रिक्स में अगर रोटेशन को इस्तेमाल करते हैं तो अगर जेड एक्सिस है तो अब देखें, अगर हमने अबाउट जेड एक्सिस है तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये हमने पहले भी फार्मूले सारे देखे थे पिछले लेक्चर्स में, मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक नहीं इनको याद किया तो आप दोबारा से इनको याद कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला इसको दिए हुए हैं आपको, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या इसके फॉर्मूले बनते हैं। और आगे इन्होंने एक एग्जांपल भी सॉल्व करके आपको दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये पॉइंट दिए हुए जो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 2 0 0 और 45 डिग्री एंगल है। तो हमारे पास पता है हमें यहाँ पे कि कोस थीटा आता है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस कोस है और फिर साइन थीटा है। तो इसके हमारे पास जब हम कोस 45 करेंगे तो 0.8 समथिंग आता है, तो इन्होंने 0.7 समथिंग यहाँ पर लिया हुआ है। तो वो लेकर इसको हमने फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक वेक्टर बन गया है, हमारे पास वो आंसर आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इनसे रिलेटेड, ताकि आप आराम से उनको सॉल्व कर लें। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं, ये फिगर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन फिगर्स को कुछ इनके बारे में बताया ही नहीं गया। और यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग के बारे में दोबारा से हम आ चुके हैं। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको दो चीज़ें दी हुई होंगी, ये पास्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल जिसमें आपको चीज़ें दी हुई हैं तो आपने उनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। तो स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट विद ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टू द साइज ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट एंड रिपोजिशन, आपकी डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछी जाती, लेकिन इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। यूनिफॉर्म स्केलिंग में क्या होता है कि हमने ओरिजिनल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म रखना है। एस एक्स इक्वल टू एस वाई इक्वल टू एस जेड हमने रखना होता है। और अगर डिफरेंशियल स्केलिंग क्या होती है कि जिसमें हम लोग ओरिजिनल शेप को प्रिजर्व नहीं करते, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यूनिफॉर्म में हमने अपने ओरिजिनल शेप को प्रिजर्व रखना है, यानी कि ओरिजिनल शेप बदलनी नहीं चाहिए, और डिफरेंशियल स्केलिंग में बदल सकती है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर शॉर्ट में आ जाते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है। हमने रिफ्लेक्शन की बात पहले भी की थी, दोबारा से हमने रिफ्लेक्शन को आपको दोबारा डिस्क्राइब किया और फिर शेयर को भी डिस्क्राइब किया कि शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, शेप को मॉडिफाई कर सकती है जो है हमारे पास शेयरिंग। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 19 प्रोजेक्शन पे है। लेक्चर नंबर 19, 20, 21, 22 ये सारे रिलेटेड हैं प्रोजेक्शन से, तो वो उनको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे अगर आपका सिलेबस वहाँ तक होता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके मिड टर्म जो है वो लेक्चर नंबर 18 तक हुए तो आपकी प्रिपरेशन मिड टर्म की तकरीबन हो गई है सारी। तो आपने लेक्चर जो है वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपने कवर करनी है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है हमने एक MCQs की फाइल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी MCQs आपने सारे देख लेने हैं। अगर आप MCQs देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में 27 MCQs होंगे जिसमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने होंगे। तो अगर आप वो फाइल करते हैं तो आप 22 MCQs अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने लेक्चर भी हाईलाइट कर दिए हैं, ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी आप एक दफ़ा देख लें। इसमें मैंने MCQs भी कुछ मेंशन किए हुए थे, तो वो आप MCQs भी देख लें। और जो मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ, अगर आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप सारे MCQs अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। 22 आपके MCQs हैं और एक आपने शॉर्ट करना है और एक आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए लेक्चर नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो लेक्चर नंबर 16 से आपका शॉर्ट आ सकता है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 1 से आपका शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कुछ डिफरेंट, हमारे पास CRT थी, कैथोड रे ट्यूब थी, उन सारों की हमने बात की थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा सा हम जल्दी से एक दफ़ा देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने लेक्चर नंबर 1 को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। इसमें से आपको एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से आता है। तो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए लेक्चर नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के जो है वो हमने मॉनिटर्स देखे थे ग्राफिक सिस्टम के, कि वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हमने देखी थी, इसके अंदर कैथोड रे देखी थी, फिर हमने रास्टर स्कैन देखा था। तो वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, उन सारों से भी एक लॉन्ग शॉर्ट बनता है, एक लॉन्ग शॉर्ट उनसे बनता है और लेक्चर नंबर 16 से। तो ये अगर आप ये 4 लेक्चर्स और लेक्चर नंबर 16 कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपने ये सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अगर आपको यहाँ से अच्छा से डाटा नहीं मिल रहा, अगर आपको बुक की समझ नहीं आ रही, बुक पे आपको इनके जो दिए हुए हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर